अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, आपने पीसीबी को भी संभाला, पंजाब की वजारत आला भी आपने देखी है, अखबार के मुदीर भी हैं, पता नहीं तूने क्या क्या ना बनाया, कोई क्या क्या ना बना, बहुत से काम आपने किए हैं। नाम आपका नजम है, आपको इल्म नजूम से भी कोई दिलचस्पी है जो आप सितारों का हाल बता देते हैं कुछ? अब आयशा कहाँ ले जा रही है उस बात को? बड़ी हैरत अंगेज बात है। या तो आपकी चिड़िया के पास ये एबिलिटी है कि वो कोरोना डिटेक्ट कर लेती है होने से पहले, या फिर आप नजूमी हैं। रैपिड एक्शन टेस्ट। रैपिड एक्शन टेस्ट, या फिर आप नजूमी हैं। आपने कल क्या कहा था, उसके बाद मैं आपके सामने सवाल रखती हूँ, सुनवाते हैं आप क्या कहते हैं और फिर वो हो जाता है। इसी के चेयरमैन राना तनवीर साहब को भी हो गया, उधर सब कुछ हो गया। कल आपने उन्हें याद किया था, आज उन्हें कोविड हो गया। तो ये और शायद शहबाज शरीफ साहब को भी कोविड हो जाए। कोई पता है हमें? क्या पता क्या हो रहा है अभी वो तो वैसे उन्हें हुआ था। हाँ, उनकी तबीयत नासाज है, तो वो हो सकता है बेचारे उनको भी कुछ आउट ऑफ एक्शन हो जाए। तो फिर गिल साहब कहेंगे कि वो आउट ऑफ एक्शन नहीं है, वो दरअसल वाइट लैंड क्रूजर की पिछली सीट पे लेट के गायब हो गए। दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, ऐसी कोई खबर नहीं थी। सेठी साहब, शक हो रहा है आप पे? आपका मतलब ये है कि मुझे कैसे पता था? आपको कोई फोन आया, उन्होंने खुद बताया कि वो बीमार हैं? यार, अपने सोर्सेज तो नहीं बताते आमतौर पे। सेठ साहब, आपने बहुत यकीन के साथ ये बात की, आपको कैसे पता था और इसकी टाइमिंग कितनी? अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो बीमार हो गए तो आगे वो क्या ऐसे होगा? है कि मेरा ख्याल है कि एक एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, फिर आप वहीं छोड़ दीजिएगा उसको। ठीक है सेठ साहब, आगे ना कुछ पूछिए। ठीक है, आई विल ट्राई। मेरी खुफिया मुलाकात तय थी। अच्छा, उन्हीं के साथ? उन्हीं के साथ। अच्छा, खुफिया थी। ठीक है। अभी भी खुफिया है। है। हाँ, अभी भी जब होगी खुफिया होगी। लेकिन अभी आपको जर्म्स लग सकते हैं, लाइक। तो इसलिए जब वो खुफिया मुलाकात का टाइम आया, तो फिर राब्ता करना पड़ा। तो खुफिया मुलाकात में के राब्ते से उन्होंने इतला दी कि मैं डाउन हूँ और कोविड हो गया। तो इसलिए जब खुफिया मुलाकातें होती हैं तो फिर खबरें तो मिल ही जाती है ना। अच्छा, आपकी खुफिया मुलाकात थी और उसकी वजह से आपने रब्ता किया और उसकी वजह से उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं। तो ये आगे की पेशबंदी कैसे होगी? हम तो समझ रहे थे पीडीएम का इजलास होगा, शहबाज शरीफ साहब बताएंगे क्या प्लान है, आगे कैसे बढ़ना है, हुकूमत को टफ टाइम कैसे देना है। ये मंगल आती मंगल को। हाँ, तो ठीक हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। ये कोविड जो है ये ओमिक्रॉन वर्जन है ना जी। तो ये एक दो दिन जो है थोड़ा सा गड़बड़ होती है, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब पूरा भरपूर हिस्सा लेंगे। अच्छा। और वीडियो लिंक के जरिए चलें, उसमें शरीक हो जाएंगे और फैसले करेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कुछ फैसले तो अब होने वाले हैं। अब वो क्या होने वाले हैं मैं देखता हूँ। आप एंटेनास कितने तेज हैं इस वक्त? फैसले होने वाले हैं रिगार्डिंग ये तहरीक अदम एतमाद इन हाउस चेंज, क्योंकि बिलावल इशारा दे रहे हैं पीडीएम में वापसी का। देखिए सेठी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बड़े तेज हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक दिन पहले कह चुके हैं मैं वापसी नामुमकिन है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को सुना दिया था। बिलावल एकदम रूट चेंज किया, उन्होंने कहा जब पीडीएम करीब हो रही है जो हम कहते थे, तो फिर मुजायका क्या है, हम मिल सकते हैं। सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे जानते हैं। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें, मिल के काम करें, मिल के लॉन्ग मार्च करें, मिल पीडीएम में वापस आ जाए मंगल को जो इजलास हो रहा है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना। वो कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि अदम एतमाद होना चाहिए, इनका मौक़िफ़ ये था रेजिग्नेशंस जी। ये तो सही बात है ना, 3 महीने पहले तो यही बात चल रही थी। उसके बाद तो मेरा ख्याल है रेजिग्नेशंस की बात तो पीडीएम ने मेरे ख्याल 2-3 माह से की नहीं है जी। अब तो वो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, और वो भी आगे 2-3 महीने के बाद। ये अगले महीने की बात कर रहे हैं, ये 27 से आ रहे हैं, 27 और वो जो है 23 मार्च को वो 23 मार्च को जा रहे हैं। और मैंने ये पेशन गोई की है कि दोनों ने नहीं जाना, उससे पहले ही कुछ हो जाना। तो अगर मेरे जैसा अदना जो बाहर बैठा हुआ है, बेचारी चिड़िया भिगाता है कभी इधर कभी, ये तो अंदर बैठे हुए हैं, ये तो खुद फैसले तो इन्होंने करने हैं। तो ये अब बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब पहले कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम पीडीएम में जाएं। आज बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि इम्कान यही है कि हम जाएंगे, क्योंकि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें, रेजिग्नेशन की बात ना करें। तो मेरा ख्याल है कि कल का प्रोग्राम जो हमने किया था उसमें मैंने कुछ इशारे किए थे, शायद मुझे एक्चुअली इशारों से ज़्यादा बात की थी। मैंने कहा था कि अब ऐन मुमकिन कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी एक नतीजे पे पहुँचें
जिसमें फिर अब मुश्तरका गाड़ी को आगे चलाया जाए। और पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुलाकातें जो हैं वो अब मुझे नज़र आ रही हैं जी तो ये आज आपने जो बिलावल भुट्टो साहब का ये जो क्लिप दिखाया है जी इससे तो वाज़ेह हो गया कि अब कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है। तो अब आपको पता है ना कि कल हमने ये भी बात कही थी कि बात अटकी कहाँ हुई है। बात दो तीन चीज़ों पे अटक सकती थी ना कि अगर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है तो एक तो नंबर्स गेम है। तो वो नंबर्स का तो मैंने आपसे ये तज्जिया किया था कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जब ये फैसला करेंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा और कुछ लोग तैयार बैठे हैं ना भागने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए, और इस्टेब्लिश ना कहे, न्यूट्रल रह जाए तो बस वो आ जाएंगे। दूसरी बात ये मैंने कही थी कि अभी फैसले होने हैं कि ये आगे जो हुकूमत बनेगी इसके बाद जी वो कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। अच्छा, सुना है आसिफ जरदारी साहब बिलावल को बनवाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये भी एक तजवीज़ थी एक वक्त कि जी बिलावल भुट्टो साहब को बना दिया जाए, मगर मेरा ख्याल है कि ये मामले तय हो गए हैं। अब मैं ये आपको नहीं बता सकता। हाँ, वो हो गए हैं। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि किसके ऊपर हाथ रखा जाएगा। अब वो तो शेख रशीद साहब शायद बताएंगे क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है ना किसके ऊपर हाथ रखा जाता है और किसका गर्दन पे हाथ आता है, गर्दन पे या गिरेबान में हाथ डाला जाता है। तो मेरा ख्याल है कुछ बात आगे बढ़ रही है। अच्छा। बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे, मुश्तरका फैसला होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे। लॉन्ग मार्च तो बाद की होगी ना, वो तो अब उसको क्या दोहराने की ज़रूरत है। तो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे तो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे ना, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। इसका ये मतलब है ये दो तीन चीज़ें तय हो गई हैं। एक ये तय हो गया है कि अगली हुकूमत जो आएगी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर किसको नॉमिनेट किया जाएगा। अच्छा, ये तय हो गया, ये फैसला हो गया, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया है। इमरान खान साहब की दीद हराम होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, देखो ना ये बड़ी ज्यादती है। जब वक्त आएगा तो पेशन गोई कर दूंगा ना। अच्छा, अभी प्रेमेच्योर है, अभी कभी इधर भागे ये इधर भागे, मगर नाम शाम तो चलते रहते हैं। आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी ने कोई एक नाम प्रपोज किया था, आपने खुद ही कह दिया बिलावल भुट्टो साहब। मेरा ख्याल है उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी के एक दो लोग खुद उन्होंने पैगाम भेजे हैं कि जी खादम हाजिर है। तो वो ज़रूरी नहीं कि जरदारी साहब से अप्रूवल लेके उन्होंने अपना एक लाइन खोल दी है कि हम भी तो हैं तारीख राहों में, हम भी खिदमत कर सकते हैं, हम पे एतमाद किया गया है राहों में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा, ये पीएमएलएन के हवाले से खबरें आ रही थी, लेकिन आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी आए हैं। इसका मतलब है नामों वाली बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हकीकत है। देखिए अब नाम मैं तो कह रहा हूँ तय हो गया है। हाँ, लेकिन वो नून लीग पे इल्जाम आ रहा है, असल में किया काम पीपल्स पार्टी ने के नाम दिए। नाम तो दिए थे ना, फारग हो गए सारे नाम। अच्छा, अब इत्तेफाक हो गया एक नाम पे। अच्छा, सारी ऑपोजिशन पार्टीज का या नहीं, देखिए नून लीग जी, पीपल्स पार्टी जी, ठीक, मौलाना, ये तीन अहम स्टेक होल्डर्स हैं, और उधर कुछ और भी हैं जी, जाहिर है। तो फिर अगर चारों के दरमियान कोई इत्तेफाक हो गया तो वाह, और क्या चाहिए। अब यार ना बस करो। अच्छा, चलें, आप ना बैट्समैन के एंड पे तो बात कर रहे हैं, बॉलर के एंड पे आ जाएं जरा। इमरान खान साहब भी पेशकदमी कुछ ना कुछ तो करेंगे, इधर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, आराम से तो नहीं बैठेंगे। ना ना ना, आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा इस मुल्क में बहस चल रही है वो सदारती निज़ाम की है। दो के आइन हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिन्होंने ये करना हो वो आइन को उससे पहले भी कई बार रद्दी की टोकरी में फेंक चुके हैं और ये बात कर चुके हैं खुलेआम। सदारती निज़ाम की बाज़गश्त कहाँ से हो रही है, कौन ये बातें कर रहा है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तो एक राय है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चलता। ये आज की राय नहीं है, ये 70 साल पुरानी राय है कि सेंट्रल स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल पैरामाउंट और सबसे अहम रोल होना चाहिए। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही है जो इस मुल्क को इकट्ठा करके बैठी हुई है। यहाँ तो लोग कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई इधर अपनी चारपाई लेके बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, किसी ने अपनी ईंट यहाँ लगा दी, किसी ने अपना मोर्चा यहाँ लगा दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट की सोच तो यही रही है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की कि सेंट्रलाइज स्टेट होनी चाहिए, तकड़ी स्टेट होनी चाहिए। एक बंदा जो है वो अपनी टीम बनाए और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उसके पास सारे पावर्स होने चाहिए और वो सारे पावर्स इस्तेमाल करे और अल्लाह खैर। इससे पहले अयूब खान साहब के दौर में या जहाँ जहाँ सदारती निज़ाम रहा, ये सब फ़वाइद मिले। तो अब मैं यही आपसे कहने वाला था ना कि जब ये बात वो करते हैं तो फिर आगे से आयशा का जवाब ये आता है कि देखिए जी, गुलाम मोहम्मद साहब ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी कराई 50s के अंदर, फिरोज़ खान नून ने
करवाई छुट्टी। उसके बाद और वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, गवर्नर जनरल था ना, तो गवर्नर जनरल वही इख्तियारात थे वही जो इख्तियारात सदर को होते हैं। हासिल जो होते बंदा पार्लियामेंट को, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही होता है, या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कान होता को है। दूसरी तरफ से हाँ, पकड़ लिया जाता है बस। तो यहाँ तो प्रेसिडेंट ही डिसमिस करते रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप तारीख देखें तो 50s में गवर्नर जनरल वाज द प्रेसिडेंट, जी। इक्वल टू द प्रेसिडेंट। वही उन्होंने भी गवर्नमेंट्स को आया, लाए, गए, डिसमिस किया, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। उसके बाद आपने देखा कि जब अयूब खान साहब आ गए तो 1 यूनिट बन गया। सारा इन्होंने एक करके, एक ही प्रेसिडेंट था। उन्होंने फिर अपने बेसिक डेमोक्रेट्स के ज़रिए एक पार्लियामेंट बनाई जिसको रबर स्टैम्प पार्लियामेंट थी, फैसले वो सारे करते थे, कभी ना वो अपने बनाते थे वगैरह वगैरह। पार्लियामेंट तो होती है हमेशा, मगर पावर सारा एक बंदे के पास होता है और वो सारा कुछ फैसला करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते इतने। उसके बाद आप देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी पहले प्रेसिडेंट बने, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर बने, और 3-4 साल बस हो रहे एज प्रेसिडेंट, 5 साल एज प्राइम मिनिस्टर। मगर फिर उनकी भी छुट्टी उन साहब ने की जो कि खुद प्रेसिडेंट बन गए, ज़ियाउल हक साहब। फिर वो भी 8-10 साल प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता रहा, और एक पार्लियामेंट जो थी मजलिस शूरा बना के अंगूठे के लिए वो बना ली गई, नॉन पार्टी बना के, तो वो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नहीं था। तो वो तो सवाए 4-5 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, बाकी तो सारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता रहा और फेल होता रहा। क्योंकि अगर फेल ना होता तो चलता रहता, फेल होता रहा तो फिर जैसे ही फेल होता था तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ आ जाते थे। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को ओवरथ्रो करते थे, उसको चलने नहीं देते थे, उसको ओवरथ्रो करके खुद अपना सिस्टम ले आते थे, फौजी हुक्मरान आपके, सिविल मिलिट्री मिल के। उसके बाद आपने देखा कि अपने मुशर्रफ साहब ने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाया। जब गुलाम इसाक खान साहब 90 की दहाई में शुरू में 1988 से लेके और 1993 तक 5 साल वो प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने 3 गवर्नमेंट्स डिसमिस जी। फारूक लगारी साहब के भी इख्तिलाफात, जाहिर है उनके पास इख्तियार होता था तो वो इस्तेमाल करते थे। तो मतलब ये है कि वो भी हाइब्रिड किस्म का सिस्टम था। तो ये तो जरदारी साहब ने आके जब 18th अमेंडमेंट में अपने पावर्स ख़त्म किए, और तो उसके बाद जाके ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ट्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जिसके अंदर प्रोविंसेस को हक दिए गए और फिर लोकल गवर्नमेंट्स को हक दिए गए, तो इस मुल्क में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने तो तबाही की है यहाँ। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ। अगर और या खान साहब का ज़माना था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, और वो उनका ये मौक़िफ़ था कि हमें हमारे हकूक़ नहीं मिले। तो अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता या होता तो मुजीब जो था वो प्राइम मिनिस्टर बनते ना, क्योंकि इलेक्शन तो उन्होंने जीती थी, भुट्टो ने तो नहीं जीती थी। तो इसीलिए फिर उनको फारग करके, मारकुटाई करके, उनको फारग करके यहाँ साजिश बना के कि जी एक साजिश होगी आपके खिलाफ, भुट्टो साहब को बना दिया। ठीक है, लेकिन सिटी साहब ये इस्तदलाल के 60s की दहाई, अयूब खान साहब जब सदर थे, वो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ी अच्छी गर्दानी जाती है, और ये कि पाकिस्तान का वो बेस्ट एरा था, पाकिस्तानी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया। अब बेस्ट एरा क्या होता है आशा? जिसमें आपको लोग, दुनिया देखती है और मानती है कि आप तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, अब वो तरक्की किस किस्म की थी? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन के जो बीज हैं उसी दौर में, जिसको आप समझती हैं कि बड़ी तरक्की का दौर था, उसी दौर के अंदर पाकिस्तान के जो बीज थे टूटने के, उसी दौर में वो बोए गए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अब आपने बात कर ही दी। तो देखिए, अयूब खान के दौर में बलूचिस्तान में बगावत हुई 1965 में, क्योंकि 1 यूनिट बना हुआ था, ऊपर से सब कुछ हो रहा था, किसी को पावर नीचे नहीं दी गई थी। उन्हीं के दौर में बांग्लादेश का इशू बना। याद रहे आपको कि इशू, इल्ज़ाम लगा था कि अयूब खान के ज़माने में 3 चीज़ें हुई। एक ये कि 4-5% आपकी GDP ग्रोथ की, जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई। अब मैं आपकी तवज्जो 2 और पॉइंट की तरफ दिला। उस वक़्त जो इनकम इनक्वालिटी है, अमीर और गरीब का जो दरमियान जो रास्ता, वो जो फ़र्क है वो अयूब के दौरान में सबसे ज़्यादा हो चुका था। 22 फैमिलीज़ इस मुल्क को, याद होगा 22 फैमिलीज़, वो इस मुल्क को रूल करती थी। और इनकम इनक्वालिटी का ये था कि लेबर क्लास और अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप था वो बहुत बढ़ गया था। इसी तरीके के साथ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो गैप था वो बढ़ गया था। तो ये 2 गैप्स इतने बढ़ गए थे कि फिर एक बगावत हुई, मतलब एक रिवोल्ट हुआ आवाम का नीचे से, जिन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। और उधर उन्होंने बगावत की कि ये जो 1 यूनिट आपने बनाया हुआ है, हमें एक इधर कर दिया, उधर कर दिया, और सारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो अयूब खान की वजह से ये मुल्क टूटा है।
अयूब खान की वजह से अमीर अमीर और गरीब गरीब, गरीब गरीब रह गया, अमीर ज़्यादा अमीर हो गया। अब आप फिर कहेंगे कि जी मगर 5% ग्रोथ हुई थी। ये 5% ग्रोथ हुई थी आयशा उन लोगों की, अमीर लोगों की। और ये इसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि अमीर लोग अमीर ज़्यादा हो गए, इसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका ने आपको पुलिसमैन के तौर पे हायर किया था कि आप सेंटो और सीटो के पैक्ट्स हमारे साथ ज्वाइन करें रूस के ख़िलाफ़। अयूब खान के ज़माने में हम रूस ने हमें धमकी दी थी कि आप अमेरिका के कैंप में चले गए, आपके पेशावर से स्पाई जहाज़ उड़ते हैं U2s, और वो आके हमारे ऊपर स्पाइंग करते हैं। अमेरिकन बेस आपने दिया हुआ था पेशावर में अमेरिकनों को, और उस वक़्त के रशियंस ने आपको धमकी दी थी कि अगर कुछ ऐसी बात हुई तो हम न्यूक्लियर सबसे पहले पेशावर को उड़ाएंगे। तो मतलब है कि उसके लिए आपको किराया दिया जाता था। वो किराया जो था, उसके किराए के ज़रिए आपकी इकोनॉमी जो थी, वो इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं अमीरों की इकोनॉमी, वो तरक्की हुई उनकी, गरीबों की तरक्की नहीं हुई। तो अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन ये करना चाह रहा था, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी आप 1 यूनिट बना के, प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना के, अमेरिका से पैसे लेके आपने अफगानिस्तान के अंदर जिहाद शुरू की रूस के खिलाफ। वही किराए के सिपाही। और उसके ज़माने में भी आपके अमीर और अमीर हुए और गरीब बेचारे वहीं के वहीं रह गए। मुशर्रफ का ज़माना आया तो उस वक़्त भी 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरवेंशन करनी थी, तो फिर जनाब आपने उनका साथ दिया। $20 अरब आपने अमेरिका से खींचे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है हमारे साथ हाथ हो गया, पाकिस्तान ने हमारे पैसे ले लिए और हमारी मदद भी नहीं की। एक्चुअली मदद की थी, मगर जिस तरीके से ये चाहते थे उस तरीके से मदद नहीं हुई। तो बात ये है कि ये है आपकी तारीख कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर आप अमेरिका के ग़ुलाम बने, अमेरिका का पैसा लिया, अमीरों को जेबों में डाला, जर्नैलों ने अपनी जेबों में डाला, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी जेबों में डाला, सरमायादारों ने अपनी जेबों में डाला। और हमें ये कहा जाता है कि जी वो बड़े गोल्डन ईरा था। गोल्डन ईरा अमीरों के लिए था, गरीबों के लिए नहीं था, प्रोविंसेस के लिए नहीं था। ये जो नेशनलिज्म है, लोगों की जो ख्वाहिश है कि हम अपने फेट जो है, हम जो फ्यूचर है वो हम खुद करें, वो उसको सुनहरे ख्वाब नहीं थे बल्कि सब्ज बाग थे। तो ये लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं पहले पलक कौन झपकता है। आसिफ अली ज़रबी जब फार्मूलों की बात की, अब वो फार्मूले खबरों में हैं। एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने करारदाद जमा कराई है कौमी असम्बली में कि पार्लिमानी निज़ाम ही पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत है और सारी पार्टीज़ जो हैं वो उसी को सपोर्ट करती हैं, यही सिस्टम रहे। जुमे को शायद उस पर कौमी असम्बली में बहस हो। किसको सूट करता है ये सिस्टम और इसके कितने फ़ीसद चांसेस आपको लगता है मौजूदा सूरत हाल में? क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमने माशाल्लाह की भी बाज़गश सुनी, लेकिन वो भी आपने रद्द कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सदारती निज़ाम नाफिज हो सकता नहीं हो सकता। मगर ख्वाहिश ज़रूर है, जिन लोगों ने पहले सदारती निज़ाम लगाए हैं और अपने आप को अमीर बनाया है और दूसरों को ग़ुलाम बनाया है, वही तबका है, वही सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वही उसी किस्म के सियासतदान हैं, उसी किस्म के लैंडलॉर्ड्स हैं। ये वही चाहते हैं कि जी इस किस्म की कोई सदारती निज़ाम आए ताकि हमें नौकरियां मिलें, हमें पैसे मिलें, वगैरह वगैरह वगैरह। और तो ये वही खाता है। अब आजकल इसमें एक नया तड़का भी लग गया है और वो मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब नहीं है। इनफैक्ट ज़िक्र भी शायद नहीं करना चाहिए, मगर क्योंकि अब बात हो रही है तो और कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, क्योंकि ARY के ऊपर एक इश्तिहार भी चल पड़ा है अब, विजन ऑफ पाकिस्तान, और ये फ्रॉम टाइम टू टाइम ये चीज़ें चलती हैं। इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अपसेट है 18th अमेंडमेंट से। उनका ये है कि इससे सेंटर जो है ना वो कमज़ोर हो गया है। क्यों कमज़ोरी देखी जा रही है कि अगर प्रोविंसेस को ज़्यादा आज़ादी मिल गई तो सेंटर कमज़ोर हो जाएगा। अब सेंटर कमज़ोर होने का फ़ायदा क्या? अगर प्रोविंसेस में तो आवाम रहती है, सेंटर तो एक नॉमिनेशन है ना, एक नाम है ना सेंटर का, बाकी तो सारा कुछ प्रोविंसेस में ही होता है। तो पैसा भी प्रोविंसेस से ही आता है, फिर वही पैसा सारा का सारा चला जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, वहाँ से वापस आ जाता है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे थोड़े रह जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने कर्जे भी देने हैं और फिर अफवाज पाकिस्तान को भी पैसे देने हैं डिफेंस के लिए। उधर इंडिया धन आ रहा है, नरेंद्र मोदी धमकियाँ देता है, तो पैसे तो चाहिए उनको। मगर अगर पैसे जो हैं वो प्रोविंसेस ले जाएंगे, वहाँ से तो कोई पैसे नहीं मिलते पाकिस्तान की अफवाज को। पाकिस्तान की अफवाज को पैसे मिलते हैं फेडरल पूल से, जो नेशनल बजट जो बनता है। इसीलिए इस वक्त कोशिश हो रही है कि जो केक है उसको बढ़ाया जाए और इस वक्त नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसको किसी तरीके के साथ थोड़ा सा रिवर्स किया जाए, रिवर्स गियर में डाला जाए। वो रिवर्स गियर इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस पे बात हो रही है। बातें और होती हैं टेस्ट मगर किया जा रहा है, ये हो नहीं reaction सकता। इसके हो नहीं सकता। लिए इसके ऊपर बड़ी बगावत हो जाएगी। सारी प्रोविंसेस इसके ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और ये बिल्कुल हो नहीं सकता। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वही असर होगा जो पहले हुआ था, जिसका हवाला हमें बार बार देना हमें अच्छा नहीं बार-बार लगता, देना दिल पड़ता दुखता है। जी। दिल दुखता है। बहरहाल क्या गेम्स चल रही हैं इस पर बात हो रही है तफसील के साथ। तो हुकूमत की क्या प्लानिंग है, क्या क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, किस किस को क्या क्या कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, एक तो आपने भी ये कहा था कि लॉन्ग मार्च की शायद नौबत ही ना आए, कुछ ऐसा लग भी रहा है क्योंकि अप्रैल में रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और अप्रैल के बाद अब अनाउंस हो गया है पंजाब के लिए बलदियाती इंतखाब। 15 मई की तारीख पंजाब हुकूमत ने दी है और इस पर जो अहम पेशरफ्त अब 4 माह बलदियाती इंतखाब में रह गए हैं। तो इमरान खान साहब ने ना 5 बड़े शहरों, जहाँ हम देख रहे हैं लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है और मुल्तान है, इन शहरों में तरक्याती मनसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी है प्लान के लिए। ये वो जगह हैं जहां वोट बैंक नून लीग का मजबूत समझा जाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मैं 2-3 चीज़ें कह सकता हूँ। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का कि ये दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, क्योंकि कानून ये कहता है कि इलेक्शन से पहले इस किस्म की कोई डेवलपमेंट फंड्स नहीं अनाउंस किए जाएंगे। तो इन्होंने तो इस किस्म की बात शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। मगर चलें, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि हम करेंगे, इन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हम करेंगे। और इनके कहने के साथ तो नहीं प्रोजेक्ट शुरू हो जाते ना, ये सिर्फ धोखा है। ये अनाउंस करेंगे जी हमने इतने अरब रुपए के ये 5 प्रोजेक्ट्स जहाँ हम करने जा रहे हैं। और खान साहब आजकल तो आपको पता है वो रिबन्स काटते हैं, जाके कोई ना कोई रिबन काट देंगे कि हम ये शुरू करने लगे। होना कुछ नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है, दिखाने के लिए दिखावा है कि जी हम। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो जानते हैं यहाँ इतनी बड़ी शिकस्त होगी पीटीआई को कि इनको याद आ जाएगा नाना अपना। अच्छा, नानी से आपने नाना कर दिया, जेंडर चेंज कर दिया। जेंडर, अच्छा वो क्यों हम ऐसे फेमिनिस्ट आजकल नाराज हो जाती हैं आप? तो नाना इज बेटर। जी ठीक है। तो नानी तो मतलब है कि ये इम्प्रेशन ये है कि नानी बड़ी सख्त होती है, नानी बड़ी अच्छी होती है, नाने गलत होते हैं। इस पे मजीद एलैबोरेट करने से अच्छा हम वापस आ जाएं। मैं आई एम अ फेमिनिस्ट, हाँ, तो इसलिए आप ख्याल रखें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवाम बेवकूफ़ नहीं है जी। ये अनाउंस करते जाएं, यहाँ शिकस्त होगी इनकी, और ये सब ड्रामाबाजी है। मगर बात ये है कि उस वक्त तो इनकी हुकूमत ही नहीं होनी। अच्छा, हाँ, उस वक्त इनकी हुकूमत ही नहीं होनी। इनकी हुकूमत तो अगले महीने से पहले फारग है। तो अभी आप देखते चलें इनके साथ होना क्या है। नहीं पता नहीं इनमें से कौन से लोग जेलों में होंगे, कौन से कहाँ होंगे, अभी आप देखते चलें। जो इनके साथ हशर होने जा रहा है, अवाम बहुत नाराज़ है, अवाम नहीं छोड़ेगी। आप कह रहे हैं अवाम नाराज़ है, इधर सर्वे आ रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब टॉप कर रहे हैं सारे वज़ीर आला में। बड़ी दिलचस्प बात ये है आयशा कि एक तरफ अनाउंस किए जा रहे हैं इलेक्शंस, दूसरी तरफ अनाउंस किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स, तीसरी तरफ प्रोपागेंडा शुरू हो गया है कि बुज़दार साहब इतने पॉपुलर हैं, कमाल हो गया। और मैं तो उस दिन हैरान हुआ कि ये जो सर्वे वाले हैं बेचारे, अब इनके ऊपर क्या प्रेशर आता है क्या नहीं आता ये तो खुद ही जानते होंगे। मगर इन्होंने ये कहा कि जी नून लीग पंजाब के अंदर सिर्फ 2-3 पॉइंट पॉपुलैरिटी से आगे है और पीटीआई जो है वो बस वो 31% पे है, ये 33% पे है। 33 पे नवाज शरीफ साहब थे, वो 30 पे थे इमरान खान साहब। ये कल रिपोर्ट आई, आज उस्मान बुज़दार साहब आज उस्मान बुज़दार साहब नंबर ले गए सबसे आगे। खैर, अब बात वो तरक्याती मंसूबों की हो रही थी, तो उधर हम डीआई खान में भी देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ अनाउंस कर रहे हैं बड़े। हाँ, वहाँ गंडापुर साहब ने जी क्या किया है, वहाँ भी जाकर 1.5 अरब रुपए का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं और अपने भाई को मिनिस्टर भी बना दिया है लोकल गवर्नमेंट का, तो ताकि वहाँ पूरी रिगिंग हो सके वहाँ। और ये हमारे वहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं साजिद बलोच साहब, उन्होंने ये खबर दी है अंदर की बात कि यहाँ ये सूरत हाल डेवलप हो रही है। और मैं दाद देता हूँ, ज़बरदस्त खबर निकाल के लाए हैं। और जाहिर है आप मौलाना भी तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना, आप देखिएगा मौलाना भी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे आप। और इस पे नोटिस इलेक्शन कमीशन लेगा। इलेक्शन कमीशन बेचारी ने अब क्या नोटिस लेना है, वो वैसे ही पसूड़ी पड़ी हुई है ईवीएम्स की। वो भी तो एक इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद में जो इंतखाब होना है बलदियाती इंतखाब, वो ईवीएम्स पे होना है, ये कह चुके हैं मिनिस्टर्स। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिबली फराज साहब अनाउंस कर रहे हैं जी, हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है कि जी वहाँ ईवीएम्स इस्तेमाल होंगी कि नहीं।
मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है आयशा कि ये इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को कहा है कि अगर आपने ईवीएम्स के ज़रिए करवाना है तो करके इतने अरब रुपए खर्च करके और हमें इस्लामाबाद के लिए ईवीएम्स मुहैया करके दें अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोगों ने मुझे कहा लो जी इलेक्शन कमीशन तैयार हो गया ईवीएम्स करने के लिए, ये तो उसके ख़िलाफ़ थे, तो ये कैसे इलेक्शन कमीशन ने ये बात कह दी। उसका जवाब मैं आज इस प्रोग्राम में दे देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी कच्चे बंटे नहीं खेले हुए, उन्होंने भी अखरोट खेले हुए। पता है आपको ये मुहावरा क्या है? बंटे खेले हुए या अखरोट खेले हुए क्या है? ये पुराने ज़माने में बच्चे जब गलियों में मार्बल्स खेलते थे, बंटे खेलते थे, तो बंटे फेंकते हैं, वो एक मोरी सी होती है उसके अंदर जाते हैं, बंटा निशाना लगाते हैं। तो फिर ये हुआ कि वो बंटे के साथ बंटे का निशाना लगाना मुश्किल होता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो काम चलता ही नहीं, कभी लगता ही नहीं है, तो लोगों ने कहा अखरोट खेलते हैं। अखरोट गोल गोल अखरोट होते हैं, तो बंटों की जगह पे लोगों ने अखरोट फेंकने शुरू किए और अखरोट के साथ अखरोट का निशाना लगाया जो कि लग जाता था। ठीक है। तो वो इलेक्शन कमीशन ने भी अखरोट खेले हैं, उनको हर बंटा अखरोट नज़र आता है। अभी आपने देखा किस किस्म के फैसले आ रहे हैं वहाँ से, तकड़े फैसले आ रहे हैं ना। तो अब उन्होंने ये कहा कि हाँ जी बिल्कुल पैसे निकालें और हमें ईवीएम्स दें, और साथ ये भी कह दिया कि फिर हम देखते हैं कि वो ईवीएम्स जो हैं वो सही हैं, ये गलत है। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि ना फेडरल गवर्नमेंट ने ईवीएम्स इनको देनी है, ना ईवीएम्स बननी है। अच्छा, और ना ही इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम्स इस्तेमाल करनी है। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ हवाई फायरिंग हो रही है? ये गवर्नमेंट धमकी दे रही है करें करें करें, उन्होंने कहा हाँ करो। अच्छा। तो फिर देखे होता क्या है। इलेक्शन अगर गवर्नमेंट ने किया है जो कि करेगी नहीं, पैसे कहाँ निकालेगी, उनको भी पता है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगी ईवीएम्स। वो टेक्निकल लोग आएंगे कहेंगे ये तो सब रिगिंग का सिलसिला है और रिजेक्ट कर देंगे, पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और होना भी नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने जहन में बड़ा क्लियर कट है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है इलेक्शन के जी आप ईवीएम्स करें, लाए जी ईवीएम्स ला के खड़ी करें। अगर ठीक नहीं है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। और मरदमशुमारी के लिए भी 5 अरब रुपए मांगे गए हैं, डिजिटल मरदमशुमारी। हाँ वो बड़ा ज़रूरी है, मगर उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हमें करना चाहिए कि जब मरदमशुमारी होती है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं, लड़ाई झगड़े जो शुरू हो जाते हैं, वो क्या होती है, क्यों होता है, उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम है। वो जो लास्ट हुई थी उस पर अभी तक एतराज़ात बरकरार हैं एमकेएम के, उसके ऊपर अभी तक बातचीत हो रही है, वो अभी तक दूर नहीं हुए जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जिसका इजहार किया। आपने नज़र आने की बात की अखरोटों और बंटों की, तो इमरान खान साहब जिनको पहले महंगाई नज़र नहीं आती थी, कहते थे सस्ता तरीन खित्ते का मुल्क है, उन्होंने आज थोड़ा चेंज किया है। अच्छा। जी, उन्होंने कहा है कि हमें इदराक है, ठीक है महंगाई है, लेकिन जो हम घबराना चाहिए। हाँ कह लें, इसका यही मतलब हुआ ना, घबरा तो हम लेते हैं, हम ही घबराते हैं। जाहिर है वो जिनको फ्री मिलता है, बोनसेस हैं जिनके सारे, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो रियासत के और आवाम के टैक्सों पर पलते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, हम घबरा सकते हैं। तो उसमें उनका ये कहना था कि हम जो कर रहे हैं, जो इकदामात, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव जल्द मिल जाएंगे। सेठी साहब, इकोनॉमिस्ट ने जो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन का रेट बताया वो तो बहुत ख़तरनाक है। अवाम पिस के रह गई है, लेकिन हुकूमत के वज़रा कुछ और बीन बजा। हुकूमत के वज़रा कहते हैं कोई इन्फ्लेशन नहीं है, जी, मुश्किलात हैं, मतलब मुलाजमतें नहीं है, इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, वो अलग बात है, मगर वो महंगाई कहाँ है, यही कहते हैं जी। अब लंदन का जो इकोनॉमिस्ट अखबार है वो बहुत उसकी हैसियत है, लोग उसको मानते हैं कि ये बड़े सॉलिड लोग हैं, पक्की बात करते हैं। उन्होंने भी एक टेबल शाया किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उससे मुख्तलिफ कुछ 20, 30, 40, 50 ममालिक के इन्फ्लेशन रेट्स, महंगाई के रेट्स जो हैं वो लिस्ट किए हैं। उस पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है जहाँ महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सबसे पहले ऊपर वेनेजुएला है मेरा ख्याल, अर्जेंटीना में वो कहते हैं 50% से ज़्यादा महंगाई है, 51.2। उसके बाद वो कहते हैं कि टर्की के 30 से ज़्यादा 36.1 और पाकिस्तान 12 पॉइंट समथिंग। हाँ 12.3। अच्छा 12.3, एक्चुअली 12 से ज़्यादा है यहाँ, मगर हमारा जो ऑफिस है ना ऑफ स्टेटिस्टिक्स वो बेचारा अंडर प्रेशर आ जाता है। हाँ लेकिन दिसंबर में उन्होंने 20% बताई थी एनुअल। अच्छा, तो 20% इज़ ह्यूज। और अभी मैं आपको आज एक पेशन गोई करने जा रहा हूँ, एक और। आजकल मेरा बड़ा मूड आया है पेशन गोइयाँ दे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बन ही जाऊँ कुछ नजूमी एस्ट्रोलॉजर मैं बन ही जाऊँ, क्योंकि देखिए आजकल आप बड़ी एक्सपर्ट हैं, कोई लूनर इक्लिप्स तो नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा, ये मैं पहले कह दूं, फिर आप लूनर इक्लिप्स की बात अभी गुजरा सेठी साहब, और अब प्लूटो कंजक्ट कर रहा है सन के साथ। अच्छा ठहर जाए, अभी ना मुझे बताएं, पहले मैं आपको ये इन्फ्लेशन की बात कर लूं, उसके बाद आप बताइए। इसी के मुताबिक नहीं, बड़ा जरूरी है कि आप भी बताएं लोगों को क्या होने जा रहा है। मेरी पेशन गोई ये है, यही चांद तारे देख के, जिसकी अभी आप चांद आपने पिंडी में देखा, इस्लामाबाद में? मैंने पिंडी में देखा है।
तारे मैंने इस्लामाबाद में देखे, चांद मैंने पिंडी में देखा है। अच्छा सुनो ना, अच्छा। अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, नहीं 28 को 28 को मीटिंग होगी, फरवरी में जाके Very scheduled वो बड़ी होगा। धूमधाम होगा जी कि वो IMF मिल गए पैसे, मिल गए, 1 अरब कर्ज डॉलर मिल दे गया। रहा है IMF वगैरह, ठीक है जी। ना। और यहाँ लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि जी उसके बाद एक्सचेंज रेट जो रुपया जो है मजबूत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आज आपको पेशन गोई कर रहा हूँ कि जून अगले 3-4 महीने के अंदर, उससे पहले ही IMF आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो आपकी ट्रेड डिफिसिट जो कि इस वक्त आपने लोगों से इंपोर्ट कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके दरमियान जो गैप है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे जो आपको $1 बिलियन से आपका काम नहीं चलेगा। वो तो आएगा तो वो, और आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे। जब वो रिजर्व्स गिरने शुरू होंगे तो स्टेट बैंक इकोनॉमी गवर्नर साहब जो है वो IMF के आदमी हैं, उन्होंने कहना मैंने अपने रिजर्व्स नहीं गिरने देने, हुकूमत को मैंने पैसे नहीं देने, आप अपना पैसे का इंतज़ाम करें। यही तो सारी झगड़ा है इस वक्त कि स्टेट बैंक से पैसे नहीं हुकूमत ले सकती, तो स्टेट बैंक कहेगा जी हम तो पैसे नहीं दे सकते आपको, तो आप अपना इंतज़ाम करें। इंतज़ाम क्या होगा? इंतज़ाम ये होगा कि 180 से रुपया 200 पे चला जाएगा, $1 200 का होगा। और मैं समझता हूँ कि ये 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा IMF का प्रोग्राम आए या ना आए, उसके बावजूद $200 पे जाने वाला है आपका रुपया, और जल्दी जाएगा। और स्टेट बैंक आपकी कोई मदद नहीं करेगा और वो जाने देगा रुपए को। अभी आपने जिक्र किया अर्जेंटीना का जी। और उधर टर्की का। टर्की के अंदर भी क्यों? वो तो कहते हैं 36 अर्दोगान बहुत ही 3 times than us। जी, वो कहते हैं कि टर्की के अंदर इतनी मैसिव इन्फ्लेशन हो रही है, ये महंगाई हो गई है 30%। हम तो कुछ भी नहीं है उनके साथ जो हो रहा है वहाँ। इस मुल्क में जब आवाम निकली है ना, बहुत कुछ हुआ है यहाँ। एक बीबी के वक्त जब बीबी वापस आई थी तब नहीं खैर निकली थी? वो तो वो और तरीके की 1950s में जी। अयूब खान साहब के दौर में आवाम जब निकली थी 66-67 हाँ, नारे लगे थे, एब्सोल्युटली आवाम निकली थी, आवाम ने अयूब खान को निकाला था, याद रहे आपको। और फिर भुट्टो साहब ने वो कूद गए थे आवाम की लीडरशिप। लेकिन सेठी साहब देखें, गैर मकबूल होते थे माजी में तो नोटिस ले लिया जाता था और कहीं ना कहीं से कोई ताकत ही ये काम करती थी या करवाती थी। अब गैर मकबूलियत कहीं काउंट नहीं होती। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो फिर इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? जमाने के अंदाज बदले गए, हम देखें कोई नया नतीजा या वही पुराना? नहीं, आप देखेंगे तब्दीलियां आएंगी, मगर ये जो तब्दीली थी इसको तब्दील किया जाएगा। अच्छा, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है। हाँ, तब्दीली जा रही है, दूसरी तब्दीली आएगी। अच्छा, चलें वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, हर वो तब्दीली यार इससे तो जो चीज़ आएगी वो बेहतर होगी। आयशा क्या कर रही है? सेठी साहब हम हर बार यही कह के देखो अच्छी है ना, ये गोली बड़ी ज़रूरी है। क्या? आप लोगों को गोली देनी चाहिए। आप गोली के बगैर, हाँ नहीं वही ना, आपको हर दफ़ा गोली मिलती है कि अब अच्छे हालात हो रहे हैं, तो आप 5 साल लोग खींच जाते हैं। अब ये भी पूरा हो गया, अब एक नई गोली मिलेगी आपको। चले उम्मीद के लिए गोलियों का सहारा, इसी पे हम इक्तफा कर लेते हैं और वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवाल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला राजा बात कर रहा हूँ कराची से। सेठी साहब के लिए मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या रीज़न है कि वो पुराने वादे खान साहब के जो उन्होंने करे थे मुल्क और कौम के साथ कि जी अगर ये पावर में आ गए तो ये बलूचिस्तान के जितने भी रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे जिससे हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। क्या रीज़न है कि आज भी हम नहीं करते उनको एक्सप्लोर, और फॉरेन जो डोनर्स हैं, लोन डोनर्स हैं जो कि एडवांटेज लेते हैं आपकी सिचुएशन का, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। सेठी साहब, केकड़ा वन आपको याद होगा, वहाँ गैस और ऑयल के ज़ख़ीरों के लिए बड़ा अरसा हमने खुदाई भी की। इमरान खान साहब बड़े होपफुल थे। फैसल वाबडा ने कहा था नौकरियों की इतनी बारिश होने वाली है कि आपको लोग नहीं मिलेंगे। याद है मुझे। तो क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाता? खान साहब ने ये भी कहा था कि तेल मिल गया है जी, और अब हम बिल्कुल बहुत अमीर होने वाले हैं। याद है आपको कि जो ऑयल रिजर्व्स हैव बीन फाउंड एंड गैस हैज बीन फाउंड। तो अब बात ये है जी कि ये सारे झूठे वादे क्यों थे जी। या झूठे वादे नहीं थे और नाइली थी, इनको पता ही नहीं था कि हालात क्या हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है। मगर मैं एक बात आपसे कहूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ हुकूमतों ने आके एक कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ एक्सप्लोरेशन की जाए वहाँ। ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन तो चल रही है, अभी भी ऑक्शंस होते हैं लॉट्स के वहाँ एक्सप्लोरेशन की जाए। अभी पिछले रोज़ एक खबर आई थी कि गैस फील्ड इनको फिर नज़र आई है, वहाँ से शायद कुछ मिल जाए। ये चलता रहता है। मगर जो मेन इशू है
वो ये था कि बहुत बड़ी कॉपर डिपॉजिट्स थी, जिसकी वजह से एक बहुत इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन कंपनी रेकोडिक, जिसको हमने दावत दी थी कि आके यहाँ एक्सप्लोर करें, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे जी। टिथियान कंपनी, यस, और रेकोडिक के ज़खायर थे जी, रेकोडिक जी। तो वो टेथियान कंपनी जो थी उसको हमने इजाज़त दी थी, उन्होंने आके एक्सप्लोरेशन की, कुछ 100-200 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, सारा कुछ, और एक दिन रातों रात उनको निकाल दिया गया यहाँ से, और उन्होंने जाके फिर सू किया इंटरनेशनल अदालत के अंदर, और वो काफ़ी साल चला केस। अब आपके ख़िलाफ़ केस के जजमेंट आ गई, आपने अपील की, अपील भी आपकी मुस्तरद हो गई। अब कोई नेरी 6 से 7 अरब डॉलर फाइन पड़ गया, अब देना है ये, और क्योंकि ये फाइनली जो आर्बिट्रेशन होती है, वो जो फाइनल आर्बिट्रेशन होती है वो बाहरी होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। तो रेकोडिक वाली जो डिपॉजिट्स थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह गई, वो भी एक्सप्लोर नहीं हुई, ऊपर से आपको फ़ाइन भी हो गया। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये नुकसान हो जाता है, और उसके बाद कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब उनके बारे में 2 बातें वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि आपकी जो अदलिया है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो प्रेशराइज हो जाती है, या वो पब्लिक गैलरी के लिए प्ले करती है, और दूसरी ये कि आपकी हुकूमत जो है उसके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, वो खड़ी नहीं होती अपने लफ्ज़ के ऊपर। आपकी जो सॉवरन गारंटी है, उसके ऊपर भी कोई आपको ख़ास आप अहमियत नहीं देते। इसलिए हर बंदा कहता है कि अगर आपने कुछ वायलेट किया तो बाहर फैसला होगा, और बाहर फैसले आपके खिलाफ आते हैं। ये पहला फैसला नहीं है, और भी बाहर जो जितने भी जो आपके जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे बाहर होते हैं, और वहाँ जाके आपके गले पड़ जाती है वो। तो आप पूछते हैं कि जी एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं हो रही, आप इसके काबिल ही नहीं हैं कि आपके ऊपर एतमाद किया जाए और लोग आके यहाँ अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करें, और उसके बाद आप उनको निकाल दें या कुछ झगड़े कर लें। LNG के ऊपर अभी यही चल रहा है, महंगी खरीदी नहीं खरीदी, नहीं वो और चीज़ है। यहाँ महंगी खरीदी तो देखिए आपका अपना फैसला है कि महंगी खरीदी या सस्ती खरीदी, वो तो नाइली है इनकी, मगर उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, आपका अपना पैसा था जो आपने ज़ाया कर दिया, सस्ता नहीं खरीदा, महंगा खरीदा आपने। मगर जबकि बाहर का कोई बंदा आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वो गारंटी चाहता है ना कि आप कल उसके साथ ज्यादती नहीं होगी, जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसके ऊपर पाबंद रहेंगे। ऐसे होता नहीं है यहाँ। लेकिन अभी रीनेगोशिएट कर रहे थे इमरान खान साहब, जब उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी बिजली सस्ती होने वाली, IPPs के साथ हमारी बातचीत होगी। नहीं वो तो देखिए, जब निगोशिएट करते हैं ना, तो ये पहले तो उनके पैसे नहीं देते, तो उनके पैसे रोक के बैठे होते हैं। ये सर्कुलर डेट क्या है, ये लोगों के पैसे रोके हुए हैं ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिर ये धमकी होती है कि अगर पैसे लेने हैं तो अपने रेट्स को ठीक करें। ये हर गवर्नमेंट आके ये करती है, और कामयाबी हो जाती है कुछ हद तक, मगर एट द एंड ऑफ द डे अगला बंदा जो इन्वेस्टमेंट करने आना होता है वो नहीं आता। वो कहता है ये तो आगे जाके जो हमने पहले लोगों ने जो हशर हुआ है, ये हमारे साथ भी वही हशर होगा। तो ये साहब का जो सवाल था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते, ये वादे करते हैं हुकूमतें, मगर करते कुछ नहीं है। वो करते कैसे क्या हैं कि जड़ी हुकूमत आती है वो एक वायदा करती है, या जुडिशरी उसकी छुट्टी करा देती है, या अगली हुकूमत आके उसकी छुट्टी करा देती है। सेठी साहब, ये शहबाज शरीफ साहब तो चिन्योट के करीब जो एक खजाना मिला था, वो कोयले का और वो सोने के ज़खायर मिलने की बात की गई थी, जिस पे ये बड़े खुश भी हुए थे, लेकिन उसके पता नहीं, मुझे उसके बारे में याद नहीं है। तुम्हें याद है कुछ क्या हुआ था? नहीं, उसके बाद वो खबर सामने आई नहीं, मेरा ख्याल है इनकी छुट्टी हो गई थी शहबाज साहब की, चिन्योट के बाद जो ज़खीरा, लेकिन वो बाद में पता चला था कि शायद कुछ भी नहीं है। वो शहबाज साहब ने अनाउंस किया था जी, तो फिर नवाज शरीफ साहब वहाँ गए भी थे। ये फिर डिजीज़ जो है ना, ये सिर्फ PTI के अंदर नहीं है, क्योंकि जब मैं जिक्र कर रहा था, ये पीपल्स पार्टी का भी जिक्र आया, नून लीग का भी जिक्र आया। ये नून लीग के ज़माने में पीपल्स पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के पीछे गए थे, खोल लिए थे। तो ये सारे जो है ना एक दूसरे के जब पीछे जाते हैं तो ये नहीं सोचते कि मुल्क का नुकसान कितना हो रहा है। अपने फ़ायदे नुकसान के लिए मुल्क का फ़ायदा नुकसान इग्नोर कर दिया जाता है। दूसरा सवाल शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं एब्सोल्युटली नॉट पे अब्दुल हमीद अदम साहब का वो शेर कहना चाहूँगा कि यार दोज़ख में है मुकीम अदम, खुल्द से इंतकाल कर चलिए। मेरा सवाल नजम सेठी साहब से ये है कि हम अमेरिकन कैंप से निकल तो रहे हैं, लेकिन इमदाद और तजारत के लिए अब भी अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं। हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं ख़रीद सकते? हम गैस के लिए रूस और सेंट्रल एशिया के ममालिक से बात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अरब और कतर से महंगे मुआहदे करने पे मजबूर हैं? प्लीज़ ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी। इसका सवाल जो है जवाब भी इसी सवाल के अंदर है। वो कहते हैं कि हम अमेरिका के पास क्यों भागे जाते हैं। ठीक है ना, यही पूछ रहे हैं ना। अब बात यह है जी कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है, ईरान से तेल नहीं ख़रीदा जा सकता। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए अमेरिका ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से।
अमेरिका ने ये कह दिया है कि जो मुल्क ईरान से तेल लेगा उसको हम सैंक्शन लगा देंगे उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन स्मगल हो सकता है, खरीद नहीं नहीं, सकते। खरीद नहीं सकते। स्मगल कितना, वो तो पाकिस्तान, जेरी कैंस के अंदर स्मगल होता है ना, तो वो तो तेल नहीं है ना, नायदा है ना, तो वो लोकल इलाके के लिए थोड़ा बहुत स्मगल हो जाए। ठीक है, खरीद नहीं सकते ईरान से, हालांकि सस्ता मिलता है, ईरान देने के लिए तैयार है, मगर ईरान जो है वो कहता है हमें लो हमारा तेल। हम कहते हैं हम कैसे ले लें, अमेरिका में सैंक्शन लगा देगा। इंडिया और चाइना दो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं ईरानियन ऑयल के। जी। चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, जो करना कर लो। और इंडिया भी नहीं सुनता इंडिया इस नहीं, मामले में। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त ज़रूरत है, और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम करते हैं तो और तरीके से होती है, या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। वो भी एक अलग प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इंडिया की बात क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। तो इंडिया ने जाके कहा कि जी इस वक्त हम कोई 17-18% अपनी रिक्वायरमेंट जो है तेल की वो हम ईरान से ले रहे हैं, इसलिए रातों रात इसको बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हमें मोहलत दी जाए कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। इसीलिए ईरान इंडिया के जो तल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए। पहले ठीक थे, जब ये इंडिया तेल ले रहा था ईरान से, तो चाबहार पोर्ट के अंदर भी वो बातें हो रही थी कि इंडिया जो है ईरान के ज़रिए एक अफ़गानिस्तान की तरफ एक शाख, एक हाईवे बना रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे टू गो टू अफ़गानिस्तान। इंडिया अब चाहता है ना अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाना चाहता है, तो वो हम नहीं जाने देते, लड़ाई झगड़े हमारे, तो इसलिए इंडिया ने ईरान के ज़रिए चाबहार से लेके ऊपर अफ़गानिस्तान की तरफ एक मोटरवे, एक हाईवे बनाने की तजवीज़ थी, और वो शुरू भी हो गया था काम। अब वो बंद हो गया क्योंकि इंडिया ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया है। दिन ब दिन हर साल वो कोटा कम होता जाता है क्योंकि अमेरिका को कमिटमेंट दी हुई है। तो पहली बात तो ये है कि ईरान से तेल हम लेने को तो आज भागे, आज इजाज़त दे दे अमेरिका तो ले लेंगे, और अगर अमेरिका ना इजाज़त दे और हम ले लें तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। FATF कुछ भी नहीं है जो आपके ऊपर वो करेंगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि रशिया और उधर से गैस पाइपलाइन, वो गैस पाइपलाइंस जो हैं उसके लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि वो उसके लिए पैसे चाहिए, अरबों की डॉलर्स, 10-12 अरब डॉलर। पहले 5-6 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट था, अब बढ़ता जा रहा है, जाहिर है। मगर वो पाइपलाइन तो वो तो तैयार बैठे हैं, वो कहते हैं पाइपलाइन ले करते हैं, मगर पाइपलाइन ने आना है अफ़गानिस्तान के ज़रिए। अफ़गानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ पाइपलाइन कौन लगाएगा, वहाँ तो मार देंगे कोई बाहर से आया। वो जब तक तालिबान की हुकूमत स्टेबल नहीं होगी, सॉलिड नहीं होगी, और वो ख़ुद मुआहदे नहीं करेगी, बिकॉज अफ़गानिस्तान को तो तेल की ज़रूरत नहीं है, तेल की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को। पाइपलाइन ने आना है और सिर्फ पाकिस्तान आके रुकना नहीं, आगे जाना है। अच्छा, अब जब तक पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए तेल नहीं लेगा। वो कहता है कि हम आपसे तेल लें और तेल पाइपलाइन के ज़रिए आ रहा है और आपके हमारे तल्लुकात ख़राब हो जाएं तो आप तो तेल बंद कर देंगे अपने एंड पे, तो तेल तो हमारे पास नहीं पहुंचेगा। हम डिपेंडेंट, पहले से हमने इंतज़ाम किया होगा कि तेल इधर से आ रहा है, तो आप बंद कर देंगे तो ये इसके अग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकता, एक अग्रीमेंट एतमाद के बगैर नहीं हो सकती। तो जब तक इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म, उस वक्त तक कोई पाइपलाइन, इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए कोई पाइपलाइन से तेल नहीं लेगा। और अगर तेल नहीं लेगा तो वो पाइपलाइन जो है सिर्फ पाकिस्तान आएगी, तो उसका जितना खर्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान को तेल सप्लाई करने में वो खर्चा पूरा नहीं होता। उसके लिए पाइपलाइन ने आगे जाना है और तेल हर जगह पे बेचना है, यहाँ तक कि शायद वो आगे जाके बांग्लादेश से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया चली जाए। वो तो ये प्लान है उनका कि इतनी छोटी पाइपलाइन नहीं जाएगी, इतनी बड़ी पाइपलाइन आएगी, फिर जाके उनके कहते हैं फीजिबल होता है प्रोजेक्ट। तो एक तो ये प्रॉब्लम है इंडिया पाकिस्तान का। अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी, वहाँ कौन पाइपलाइन ले करेगा, वहाँ तो सारे आधा अफ़गानिस्तान में तो माइंस लगी नहीं है, ठा 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 हो रहा है पहली। तो तीसरी बात ये है कि पाइपलाइन के लिए जो पैसा चाहिए, रूस कहता है कि भाई हम पाइपलाइन ले कर देते हैं, मगर उसके जो लेन के खर्चे हैं वो तो हम कर देते हैं, बट बाकी जो है जो गारंटीड वो हमें कहाँ से आएंगे। ये 6 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान देगा, इंडिया देगा, कंसोर्शियम बनेगा। कंसोर्शियम बनने के लिए भी लोग तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल, वो तैयार था ऑस्ट्रेलियन कंपनीज कि हम पैसे देते हैं, हम इसके हिस्सा डालते हैं। तो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को कहा ऐसी नहीं तैसी, तुसी इनू हाथ लाया तो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे हम अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका बादशाह आपको टाइट करके बैठा हुआ है। आप अब कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ही आपने तल्लुकात ठीक करने, यही सवाल है ना। एक तरफ तो ये मसला बना हुआ है, दूसरी तरफ ये है कि जी अब अमेरिका के साथ कैसे डील किया जाए। अमेरिका एक सुपर पावर है, एक इंपीरियलिस्ट पावर, एक साम्राज्य है। अमेरिका कहता है मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। अमेरिका पहले
अपनी हेजमनी जो है, जो अपना राज है, वो बंदूकों के ज़रिए करता था। और अब इक्तसादियात की बुनियाद, अब इक्तसादियात के ज़रिए उन्होंने सोचा कि बंदूकों के ज़रिए टेम्प्रेरी तो हो जाता है, मगर जब लॉन्ग टर्म नहीं होता, फिर आपको अब उसके फाइनेंशियल डिपेंडेंस करके उसको टाइट किया जाए। हाँ। अब वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस करके पाकिस्तान को वो FATF की एक तरफ, वो दूसरी तरफ एक और फाइनेंशियल, ये IMF क्या है जी, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, इनके थ्रू वो आपको जहां जहां चाहे वहाँ रोक देंगे। आपके पास चारा नहीं है, आप खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं, आप मोहताज बने हुए हैं वेस्ट के। सारी तजारत आपकी अमेरिका और यूरोप के साथ होती है, वहीं से पैसा आता है वहीं। और एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि वो आपको ये नहीं करने देते, ये नहीं करने देते। अगर आज आप यहाँ इस मुल्क में ऐसा निज़ाम बनाएं कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आवाम को भी शामिल करें जी, और सिर्फ आप जंगजू रियासत की बात ना करें, तो फिर देखिए ये मुल्क की बड़ी तरक्की हो सकती है। अगर आवाम को मजबूत करेंगे, तालीम देंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे, तो आज अगर आपको $30 अरब रेमिटेंसेस से मिलते हैं, तो कल को आपको $100 अरब मिल सकते हैं। आपकी जो ब्रेन ड्रेन, इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं? इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया IT में, हाँ, IT अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप जो है, लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली, आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट तो ये बस जो यहाँ से 10,000 डॉक्टर गए हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ, लंबे पैसे बना रहे हैं, और उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसी मुल्क में बना लिया। वो नहीं ज़्यादा यहाँ पैसे वैसे भेजते, ये बेचारे मजदूर तबका भेजता है पैसे वापस। डॉक्टर्स तो वहीं बड़ी बड़ी मैंशंस लेके बैठ जाते हैं, और कभी कभी आते हैं यहाँ एक आध घर खरीदने के लिए, किराए पे चढ़ाने के लिए, ताकि घर वहाँ पाकिस्तान में भी कुछ होना तो चाहिए ना, मगर ज़्यादा वो आपको नहीं भेजते यहाँ। ग्लोबल पॉलिटिक्स से हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उसके हल की तरफ, प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। मजीद सवाल भेजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबान।